नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंतर्गत फिजिक्स के हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 इसका क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं। लगभग मैंने आपके लिए 20 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आपके लिए निकाला है। तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। पहला ऑप्शन है लोहे की कील, दूसरा ऑप्शन है बर्फ, तीसरा ऑप्शन है कॉर्क, चौथा ऑप्शन है थर्मोकोल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये आपका 2018 6 दिसंबर की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिएगा इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। यानी कि किसका घनत्व जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, वो होता है लोहे की कील का। लोहे की कील का जल का घनत्व किससे अधिक है, यानी कि लोहे की कील का घनत्व क्या है, जल से अधिक है। इसी कारण ये जल में क्या हो जाती है, डूब जाती है, जल में डूब जाती है। जबकि इन सभी का बर्फ का, कॉर्क का और थर्मोकोल का, कॉर्क का घनत्व जो होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए ये पानी की सतह पर यानी जल की सतह पर ये तैरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं। पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है सयानता के कारण, तीसरा ऑप्शन है वातावरण घर्षण के कारण और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपसे पूछा है वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, कारण पूछा है आपसे और 4 ऑप्शन पास हैं। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का गोलाकार होता है। यानी आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका आंसर राइट है। ये आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को कितनी बार आरआरबी ने रिपीट किया है। तो आप याद रखिएगा वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। थ्री में पूछा है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपको वह तापमान बताना है जिस पर पानी का घनत्व क्या हो, सर्वाधिक हो, अधिकतम हो। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है -4 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम है, जबकि इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी कि आपने फॉर्मूला सुना होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब घनत्व अधिक है तो आयतन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच
प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। यानी एक ऐसा बल का नाम बताना है जो दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच भौतिक संपर्क का कारण बनता है, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है संपर्क बल, दूसरा ऑप्शन है पेशीय बल, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक बल और चौथा ऑप्शन है घर्षण बल। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी जब हम किसी भी दो वस्तुओं के बीच अगर प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क करना चाहते हैं तो हमें संपर्क बल लगाना होगा। क्या होगा? संपर्क बल लगाना होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है यदि कोई बल F किसी वस्तु के विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो उस कार्य का समीकरण क्या होगा। यानी एक कोई बल F है और विस्थापन S है, उसी दिशा में लग रहा है, विस्थापन की दिशा में लग रहा है, तो बल कार्य का समीकरण बताना है आपको। कार्य का समीकरण क्या होगा? पहला ऑप्शन है बल इंटू बल माइनस विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है बल इंटू विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल अपॉन विस्थापन, चौथा ऑप्शन है विस्थापन अपॉन बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक कार्य बराबर क्या बनेगा? बल गुणा विस्थापन बनेगा। बल गुणा विस्थापन इसका क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होगा। यानी दो ऊर्जा बताई थी कल आपको मैंने कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा। तो बताइएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी गतिज ऊर्जा और स्टैटिक ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा नाम देते हैं। जबकि हम यहाँ पर इनके फॉर्मूले की बात करें तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv² और स्टैटिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। जब इन दोनों को योग करते हैं तो बनती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। ये न्यूमेरिकल है, तो करिएगा आप इसका आंसर क्या होगा, इसे आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। भार, तो जो भार होता है उस भार का जो फॉर्मूला होता है वो भार का फॉर्मूला होता है W बराबर, यानी भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर mg, m इंटू जी। तो हमें भार दिया है उसका 29.4 न्यूटन, जबकि द्रव्यमान हमें m उसको निकालना है और g का मान आपको पता होगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट से ये पॉइंट क्रॉस हो जाएगा और इससे ये जो कट जाएगा कितनी बार
3 बार। तो आपका द्रव्यमान आ जाएगा, द्रव्यमान 3 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है यदि 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है उसका 25 किलोग्राम, 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। यानी द्रव्यमान है 25 किलोग्राम, बल दिया है 75 न्यूटन, तो त्वरण बताना है आपको कि त्वरण उसका क्या होगा। त्वरण उसका क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बल बराबर, यानी F बराबर क्या होता है, बल बराबर यानी F बराबर जो होगा आपका वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी F बराबर ma। और 75 न्यूटन का बल दिया है तो F का मान कितना हो जाएगा, 75 बराबर द्रव्यमान दिया है हमें 25 किलोग्राम और A हमें निकालना है। जब आप 25 से इस 75 को काटोगे तो 25 दिया 75, A का मान कितना आया 3, और जब A का मान 3 आया और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है निम्न में से किसके लिए केशीय तत्व एकमात्र कारण नहीं है। केशीय तत्व एकमात्र कारण नहीं है, ये आपसे पूछा है। यानी ऐसी कौन सी घटना है जो केशीय तत्व के कारण नहीं होती है, इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है स्याही सोखना, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल का ऊपर उठना, तीसरा ऑप्शन है सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना, और चौथा ऑप्शन है पौधों की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि एकमात्र केशीय तत्व के कारण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना, ये घटना केशीय तत्व के कारण नहीं होती है, ये घटना होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और ये सारी घटनाएं हैं, शेष जो सारी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं केशीय तत्व के कारण होती हैं। जबकि सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय में जो झील होती हैं वो जम जाती हैं, फिर भी उसके अंतर्गत मछलियाँ जो होती हैं वो जीवित बनी रहती हैं। उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है मछलियाँ गर्म खून की होती हैं, दूसरा ऑप्शन है मछलियाँ बर्फीले मौसम में सुसुप्त अवस्था में होती हैं, यानी कि मछलियाँ बर्फीले मौसम में सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, यानी सुप्त हो जाती हैं। तीसरा ऑप्शन है मछली की तली का पानी जमता नहीं है, और चौथा ऑप्शन है बर्फ़ मछलियों तक ऊष्मा पहुंचाती हैं, बर्फ़ मछलियों तक ऊष्मा पहुंचाती हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर। क्या होता है कि जब कोई भी झील जमती है सर्दियों के मौसम में तो वह केवल ऊपरी सतह ही जमती है, उसकी तली का जो पानी होता है, उसके जो तल का पानी होता है वो कभी भी नहीं जमता है, और वो उस तल के अंतर्गत
जीवित रहती हैं, उस तल में वो रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। यानी कि एक कोई द्रव है, उस द्रव के अंतर्गत जब आप किसी भी वस्तु को डुबाने का प्रयास करते हैं तो वो ऊपर तैरती रहती है, उसका कारण क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, दूसरा ऑप्शन है ठोस के द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन है ठोस के भार पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। ठोस द्वारा हटाई गई द्रव की मात्रा पर वह क्या होती है, वह वस्तु, इसीलिए वह डूबती नहीं है और वह तल पर तैरती रहती है। किसके द्वारा, कि जो ठोस के द्वारा जो द्रव हटाया जाता है वो उसके द्वारा वो तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के दो पिंड ए और बी हैं। यानी एक पिंड जिसका भार कितना है, वजन कितना है, 2 किलोग्राम है, दूसरे का 4 किलोग्राम है। 100 मीटर ऊंचाई से यह पिंड एक साथ गिराए जाते हैं तो पहला ऑप्शन है धरातल पर बी से पहले ए पहुंचेगा, दूसरा ऑप्शन है धरातल पर ए से पहले बी पहुंचेगा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको पूछा है कि दो पिंड हैं, उसको 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो सबसे पहले पृथ्वी पर कौन सा पिंड पहुंचेगा, कौन सा पिंड पहुंचेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक क्वेश्चन यानी एक पिंड हल्का है और दूसरा पिंड भारी है। जब एक समान ऊंचाई से हम किन्हीं भी दो पिंडों को गिराते हैं तो ऐसा माना जाता है, यहाँ पर हम निर्वात की स्थिति को मानकर चलते हैं। क्या मानते हैं, निर्वात की स्थिति को मानकर चलते हैं। और जब निर्वात की स्थिति होती है तो दोनों पिंड एक साथ पृथ्वी की सतह पर आएंगे। क्या माना हमने, निर्वात मानेंगे। क्या, निर्वात की स्थिति को मानकर हम चलते हैं। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह चंद्रमा पर भारहीन होता है, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, तीसरा ऑप्शन है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प है, और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। क्योंकि चंद्रमा तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी की सतह की तुलना में या पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इसीलिए वह बहुत ऊंची छलांग या अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। कहाँ पर, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। बताइएगा। इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा हमने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, F बराबर ma और 5 न्यूटन का बल लगा रहा है तो F का मान कितना हो जाएगा 5। m हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम, जबकि हमें a निकालना है, त्वरण निकालना है, और जब इसे 2 से 5 को डिवाइड करोगे तो 2.5 और 2.5 और त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि। जब आप मिट्टी का तेल पानी के अंतर्गत डाल देते हो तो मच्छर कम हो जाते हैं, उसका कारण आपसे पूछा है, और ये 2 ईयरों में पूछा हुआ है, 2003 में और 2006 के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है प्रजनन में बाधा डालता है, दूसरा मच्छरों के लिए उच्च विष है, तीसरा लार्वा से सांस में बाधा डालता है, और चौथा ऑप्शन है मच्छरों को भगाता है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। कैसे, कारण अभी जानते हैं। कारण क्या है, जब आप मिट्टी के तेल को पानी की सतह पर डालते हो तो उस पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव हो जाता है कम। यानी जब आप मिट्टी के तेल को पानी की सतह पर डालते हो तो पृष्ठ तनाव हो जाता है कम, और जिससे उस पानी की सतह पर जो लेयर बनती है, यानी जो सतह बनती है, उस सतह की जो झिल्ली बनती है वो झिल्ली हो जाती है कमज़ोर, और कमज़ोर हो जाने के कारण जितने भी मच्छर होते हैं वो मच्छर पानी के अंदर डूब जाते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं। तो यानी कि लार्वा जो होता है सांस में बाधा डालता है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, ये आपसे पूछा है। तो उत्प्लावी बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है तरल की गहराई पर, दूसरा ऑप्शन है विस्थापित तरल की केवल घनत्व पर, तीसरा ऑप्शन है विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, और चौथा ऑप्शन है विस्थापित तरल के भार पर। विस्थापित तरल के भार पर। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। आपने एक नियम पढ़ा होगा उत्प्लावन का सिद्धांत। उत्प्लावन का सिद्धांत किस पर निर्भर करता है, जो विस्थापित तरल होता है, जो द्रव होता है, उसके भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हुआ है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। यानी तैरने का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपसे पूछा है। तैरने का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो, और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग या तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन से ये संबंधित है, यानी कि आर्किमिडीज ने बताया था उत्प्लावन सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग के बारे में हमें समझाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है, हाइग्रोमीटर किसके नापने के लिए उपयोग लाया जाता है? हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है द्रव का आपेक्षिक घनत्व, दूसरा ऑप्शन है दूध की शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता और चौथा ऑप्शन है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई। तो बताइएगा हाइग्रोमीटर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राइट आंसर। हाइग्रोमीटर का यूज हम कहाँ करते हैं? वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, वायुमंडल के अंतर्गत जो जल वाष्प होता है, उस जल वाष्प को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। जल वाष्प की मात्रा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन अभी कराया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। हाइग्रोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। तेल दीप की बत्ती का तेल, यानी एक दीप है उसमें बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। जब आप कोई भी एक दीपक जलाते हो तो उस दीपक में जो बत्ती होती है उसमें जो तेल ऊपर आता है वो किसके कारण आता है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है दाब अंतर के कारण, दूसरा ऑप्शन है केशिका क्रिया के कारण, तीसरा ऑप्शन है तेल की निम्न संयानता के कारण और चौथा ऑप्शन है गुरुत्वीय बल के कारण। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशीय कत्व या केशिका क्रिया के द्वारा। यानी जो दीपक के अंतर्गत जो तेल बत्ती में ऊपर आता है वो केशिका क्रिया के कारण आता है। तो इसका बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु, दूसरा ऑप्शन है गलनांक बिंदु, तीसरा ऑप्शन है हिमांक बिंदु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि ठोस की जो शुद्धता होती है वो किसके कारण मापी जाती है? तो जो ठोसों की शुद्धता होती है उसको मापने के लिए हम गलनांक बिंदु का उपयोग करते हैं। गलनांक बिंदु का उपयोग करते हैं क्योंकि अगर किसी ठोस के अंतर्गत कोई भी अशुद्धि मिला दी जाए, अगर किसी भी ठोस के अंतर्गत कोई भी अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका गलनांक कम हो जाता है। गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि गलनांक अधिक है तो वो वस्तु या वो ठोस बहुत शुद्ध है, अगर गलनांक कम है तो वो ठोस कैसा है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? जो आपके पास बर्फ के टुकड़े हैं, जब आप उन्हें आपस में दबाते हो तो आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? कारण क्या है ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है दाब अधिक होने पर गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है और चौथा ऑप्शन है
दाब और बा गलनांक में कोई संबंध नहीं है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है या घट जाता है, तो इसका बी आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, जब कोई हवा का बुलबुला ठीक किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है, तलहटी का मतलब तल, तल से ऊपर आता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है ये आकार में बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है ये आकार में कम हो जाता है, चौथा ऑप्शन है इसका आकार वही रहता है। तो आप याद रखिएगा, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तल से ऊपर की ओर आता है, सतह पर आता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, विस्थापित पानी का भार होगा, विस्थापित पानी का भार होगा। यानी आपसे पूछा है एक नाव का वजन 200 किलोग्राम है, जब वह पानी के अंतर्गत तैरती है तो नाव के द्वारा जो पानी हटाया जाता है उस पानी का भार कितना होगा, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है 100 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 0 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 400 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 200 किलोग्राम। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 200 किलोग्राम। आर्किमिडीज जी अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बता के गए थे कि जब कोई वस्तु तरल पदार्थ के अंतर्गत तैरती है तो उस वस्तु का भार और हटाए गए पानी का भार बराबर होता है। तो वस्तु का भार कितना है, 200 ग्राम, और उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार भी कितना होगा, 200 ग्राम। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत पूछा है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किससे मापते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है तुंगता मापी या एल्टीमीटर। तो वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं, ये आपसे पूछा है। तो वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं बैरोमीटर से। किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। तो आप याद रखिएगा कि बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। इसमें पूछा है लोहा पारा में, लोहा जो होता है वो पारे में, पहला ऑप्शन है डूबता है, दूसरा ऑप्शन है तैरता है, तीसरा ऑप्शन है उपलाता है, चौथा ऑप्शन है सभी। यानी कि लोहा जो होता है वो पारे में क्या होता है, डूब जाता है, तैरता है या उपलाता है, ये आपसे पूछा है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, जो लोहा होता है वो पारे के अंतर्गत तैरता है। कारण है इसका घनत्व। क्या, घनत्व के कारण। अब देखिएगा घनत्व के कारण कैसे। मान लीजिएगा ये कोई एक बर्तन है, इस बर्तन के अंतर्गत हमने भर दिया पारा। क्या भर दिया, पारा।
जिसे आप Hg नाम देते हैं। जब हम इसके अंतर्गत कोई भी लोहे की वस्तु डालेंगे तो तैरेगा ये लोहे की वस्तु पारे के अंतर्गत, क्योंकि इस लोहे की वस्तु का घनत्व जो होता है वो होता है कम। किसके कंपैरिजन में? पारे के कंपैरिजन में। पारे की तुलना में इस लोहे की वस्तु का घनत्व जो होता है वो कम होता है। तो आप याद रखिएगा, जिसका घनत्व जिस द्रव की अपेक्षा कम होगा वो तो उस द्रव के अंतर्गत तैरेगा, और उस द्रव से अधिक होगा वो उस द्रव में डूब जाएगा। इसीलिए जो पारा है उसका द्रव ज़्यादा होता है और लोहे का द्रव क्या होता है? कम होता है। यानी कि लोहे का जो घनत्व होता है वो पारे से क्या होता है? कम होता है। तो ये थे आपके 26 क्वेश्चन, और आप ये कमेंट करके बताइएगा कि 26 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ। तो ये थे आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।